Hello dear student. Today we will going to read chapter number 3 from Gujarat Board Social Science Standard 9th. This chapter name is Movement Toward a New World. Means नए विश्व की तरफ एक कदम. ग्लोबल ट्रेंड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर. अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले दो विश्व युद्धों के बीच में जो वैश्विक ट्रेंड था, जो ग्लोबल ट्रेंड था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं. डियर स्टूडेंट, आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस चैप्टर में, ताकि आपको इसका ट्रांसलेशन समझ में आए. लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर. या लेट्स गो. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर. जो लोग थे वो उनकी आर्थिक दुर्दशा हो गई. मतलब वो इकोनॉमिकली जो थे आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए. द इमीडिएट गवर्नमेंट इन पावर वर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन. और ये कंडीशन को सुधारने के लिए उस समय जो सरकार थी वो निष्फल घोषित हुई, वो सक्सेस नहीं हो पाई. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी. लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र से उठ गया. डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज विच बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट इन दिस रेस्पेक्ट. उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. फिर देखिए, फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशंस 1922 29 टू 32. इटली में क्या आया? फांसीवाद. जर्मनी में नाजीवाद. जापान में सैन्यवाद. और वैश्विक महामंदी. क्या कौन से समय की थी वैश्विक महामंदी? जो जिसे हम ग्लोबल डिप्रेशन बोल रहे हैं. वैश्विक महामंदी मीन्स ये इसका टाइम पीरियड था 1929 टू 32. लेट्स वी स्टार्ट. फांसीवाद, फैसिज्म इन इटली. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध में, इटली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग नेशन. जो इटली थी वो विजेता राष्ट्रों की तरफ थी. एंड फॉट फॉर दोज नेशन, और उनके लिए लड़ी. इन इट इनक्योर अ मैसिव एक्सपेंडिचर ऑफ $12 बिलियन, लॉस्ट लाइफ ऑफ 6 लाख सोल्जर्स. इसमें उसको $12 बिलियन का नुकसान हुआ और 6 लाख सोल्जर की मृत्यु भी हो गई. उसने 6 लाख सोल्जर्स को भी खोया. किसने? इटली ने. येट द अदर विनिंग नेशन टुक ओवर द चॉइसेस्ट टेरिटरीज, इग्नोरिंग इटली. फिर उसमें क्या हुआ कि फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिया और इटली की क्या की? उपेक्षा की, जबकि इटली ने उन विजेता राष्ट्रों का साथ दिया था. इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. अब क्या हुआ? इटली को गुस्सा आ गया. इट नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर विथ विच इटालियन कंसिडर्ड इट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड वॉज मोर देन एगर टू एवेंस दिस नेशनल ह्यूमिलिएशन एज सुन एज पॉसिबल. फिर इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ. उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण लेना चाहती थी, जल्दी से जल्दी लेना चाहती थी. इन ऑर्डर टू सैल्वेज इटली फ्रॉम सच अ ड्राइव सिचुएशन, बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च द फैसिस्ट पार्टी. अब इस समय क्या हुआ कि जब इटली अपना बदला लेना चाहती थी तो इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फॉसिस्ट दल की स्थापना की. He adopted a bundle of stick and axe, a symbol of supremacy of the Roman Emperor, as the symbol of his पार्टी. उस पार्टी का सिंबल क्या था? जो फासिस्ट थी उसका प्रतीक लकड़ी का एक गट्ठर और कुल्हाड़ी था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक था. कि रोमन सम्राट का जो उस समय सिंबल था उसको उन्होंने अपना सिंबल बनाया. फैसिज्म हैज़ evolved from the Italian word fascismo or fasces, which means absolute control of the state on all things. फांसीवाद इटली के फॉसे शब्द से आया है. फॉसे शब्द का अर्थ है सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार होना.
Mussolini's maxim was one party, one leader. He gave military training to his party volunteers who wore black uniform. अब मुसोलिनी ने क्या किया, उसका एक ही नियम था कि वन पार्टी एक ही पार्टी हो और एक ही लीडर हो. ही गेव मिलिट्री ट्रेनिंग, उसने मिलिट्री ट्रेनिंग दी अपने वॉलंटियर्स को. हु वर ब्लैक यूनिफॉर्म, जिनको क्या पहनाया गया, ब्लैक यूनिफॉर्म. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodecans आइसलैंड फ्रॉम तुर्की. और फिर मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रियोड्स और डोडिकानिस द्वीपों पर को तुर्की से छीन लिया. ही ऑल्सो वॉन अल्बेनिया, एब्जीनिया एंड फ्यूमे पोर्ट इन 1924. 1924 में अल्बेनिया, एब्रीजिनिया और फ्यूम बंदरगाह भी जीत लिए. आफ्टर दीज विक्टोरीज Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. Thus, Italy became responsible for the Second World War. इस इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसोलिनी राष्ट्रीय संघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी में वह शामिल हो गया. इसलिए इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिबल बना. अब इटली में फांसीवाद पड़ा. इसके बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाजिज्म इन जर्मनी में नाजीवाद. जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी. इट वॉज इकोनॉमिकली रून्ड, वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया. पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज. पेरिस की शांति परिषद ने वर्सल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया. जर्मन वॉज एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी. और जो जर्मन्स थे वो इस संधि से बहुत ही ज़्यादा नाराज थे. एडोल्फ हिटलर ज्वाइन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी इन 1999. इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे. एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीयवादी समाजवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 में शामिल हो गए. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. इस पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया. द नाजी फिलोसफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म. नाजी जो फिलोसफी थी उसके अंदर राष्ट्रवाद और समाजवाद इंक्लूड थे. आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, हिटलर एज्यूम द पोस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड हिज dictatorial rule. He adopted stern and aggressive policies and led the German toward narrow nationalism. German considered Hitler as further savior. ये जो दल बनाया था हिटलर ने, यह दल नाजी दल के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ और इसमें विचारधारा में क्या क्या इंक्लूड था, राष्ट्रीयवाद और समाजवाद. जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाने के बाद में हिटलर ने क्या कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी. हिटलर जो था वो उग्र और आक्रामक नीति को अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रीयवाद की तरफ ले गया कि हमारा राष्ट्रीय और हम बस. जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहर, तारणहार मानती थी. उन्हें ऐसा लगता था कि हिटलर ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है. नाजी सोल्जर्स वॉर blue military uniform and stuck a red strip on their shoulder and wore a symbol of swastika. Hitler, authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. नाजीवाद के सैनिक जो है वो नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वास्तिक प्रतीक का निशान लगाते थे. सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है. आफ्टर द डेथ ऑफ in the name of purification of the German race, his policies were targeted at exterminating Jews, Gypsies, and mentally challenged people. जो हिटलर है उसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदय करना, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदीज, जिप्सीज और उनके मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्तियों का नाश करना था. हिटलर ये चाहता था कि यहूदी और जिप्सीज को और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो जिन लोगों का कोई काम नहीं है, जो मिलिट्री में जिनको हम ले नहीं सकते, ऐसे लोगों का
नाश कर देना, उन्हें ख़त्म कर देना था। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust genocide. Hitler's expansionism, military action against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same. द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक बहुत सारे यूरोपीय यहूदियों ने अपना जीवन खो दिया, मारे गए, जिसे हॉलोकास्ट नरसंहार के रूप में भी जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद, पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है। फिर है मिलिट्रिज्म इन जापान। अभी तक हमने पढ़ा, देखिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा फासिज्म इन इटली, इटली में फासीवाद। फिर नाजिज्म इन जर्मनी, जो जिसका मुख्य नेता कौन था, हिटलर, वो है नाजीवाद। फिर अब हम पढ़ेंगे मिलिट्रिज्म इन जापान, जापान में सैन्यवाद। According to the Treaty of Versailles, Japan did not get the benefit of the provinces of China as expected. प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्सेस की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशकों को इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में बांट लिए। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विद दिस। इससे जापान को बहुत असंतोष हुआ, वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाया इस संधि से। इन द 1924-22 वाशिंगटन मीट, जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नावल फोर्स। इससे 1921 और 22 की वाशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइसलैंड ऑफ सखेलिन एंड साइबेरिया। उसे सखेलिन और साइबेरिया के द्वीप भी खाली करने पड़े। द जापानीज यूथ वॉज वेरी एंग्री एट दिस टाइम। उस समय जो जापानीज यूथ था, जो जापान के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी समय के दरमियान, देयर वर इलेक्शन इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म गॉट द मेजोरिटी। इस समय क्या हुआ कि जापान में चुनाव हुए और चुनाव में उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। द जापानीज यूथ वॉज वेरी एंग्री ड्यूरिंग दिस टाइम। देयर वॉज इलेक्शन इन जापान, जापान में इलेक्शन हुआ, एंड पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म, और उस समय पार्टी ने किसको सपोर्ट किया, मिलिट्रिज्म को, सैन्यवाद को। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। और जो मिलिट्री थी उसने कौन सी नीति को अपनाया था, एक्सपेनिज्म, विस्तारवाद की नीति को। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। जापान को परमानेंट प्लेस नहीं मिला लीग ऑफ नेशन में। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इम्पेरियलिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ जापान। जापान के राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य नहीं मिल पाया, और जापान की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके। द वेस्टर्न कंट्रीज कुडंट स्टॉप। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो पश्चिमी देश थे, वो नहीं रोक सके द इम्पेरियलिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ जापान, जापान की साम्राज्यवादी नीति को। जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड इस्टेब्लिश्ड मंचूक्यू गवर्नमेंट। जापान ने क्या किया कि मंचूरिया जो को है कैप्चर कर लिया और वहाँ पे मंचूक्यू गवर्नमेंट स्थापित की। ऑल्सो कैप्चर्ड कोरिया। फिर उसने क्या कैप्चर किया, कौन सी जगह हासिल की थी, देखो, कोरिया, मंगोलिया, शंतुंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। इट इम्प्रूव्ड इट रिलेशन विद जर्मनी एंड इटली एंड लेट लूज इट्स स्ट्रिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म। जो जापान था उसने क्या किया, कोरिया, मंगोलिया, शंतुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। आफ्टर एम्पेरियर मेजी, एम्पेरियर हिरोहितो
also encouraged these activity of Japan. Thus, Japan snapped all its ties with the League of Nations. सम्राट मेजी के बाद में 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया, उनका साथ दिया और इस तरीके से जापान ने राष्ट्रीय संघ का त्याग कर दिया। फिर अब आप पढ़ेंगे हम ग्लोबल डिप्रेशन, वैश्विक महामंदी। The heads of most of European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problem of the world will come to an एंड। यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धोत्तर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, परंतु ये धारणा क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, ये धारणा गलत सिद्ध हुई। सडनली अचानक अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल। एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। दिस वर कॉल्ड एज वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्राइटिक्स। और इस एकाएक जो ये घटी, इस घटना को उस समय के जो थिंकर्स थे, जो क्राइटिक्स जो थे, उन्होंने वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से इसको पहचाना। वॉल स्ट्रीट संकट, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस। दिस क्राइसिस, ये संकट शोक द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक था। उससे क्या हुआ कि पूरी सूख द होल वर्ल्ड, पूरी स्थिति डामाडोल हो गई पूरी दुनिया की। एंड शैटर्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन, गिविंग बर्थ टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन। और इससे बहुत बड़ी वैश्विक महामंदी पैदा हो गई। मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वर अफेक्टेड बाई दिस, बहुत सारे राष्ट्र जो है इससे प्रभावित हुए इस वैश्विक मंदी से। इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन हैड टू सेक्रीफाइस इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड reserve against its currency pound. This affected the other nation of the world and international trade and industry. Prosperous nation like America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. Thus World War II started getting its outline. विश्व के जो वैश्विक महामंदी आई, इससे क्या, विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के शिकार हो गए। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपनी प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति को त्यागना पड़ा। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग धंधों पर भी पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध जो राष्ट्र थे, उनको भी आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा, जिससे कि विश्व व्यापार घट करके आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। फिर अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। फैक्टर्स, कारण। The seed for the World War II had been shown in the Treaty of Versailles. जो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो है वो वर्सल्स की संधि में ही छिपे हुए थे। पेरिस पीस प्रोसेस हैड dispelled many nations. The event had happened after that led to the World War II. पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे, उसके लिए जो भी उत्तरदायी कारण थे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फर्स्ट नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी, जापान एंड इटली। उग्र राष्ट्रवाद जर्मनी, जापान और इटली में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। किसका? उग्र राष्ट्रवाद का। Germans could never forget and overcome the Treaty of Versailles. Consequently, Hitler captured some provinces of Austria and Czechoslovakia, following his Nazi philosophy that Germans must get all those provinces where Germans were
स्टिंग। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वह प्रदेश जर्मनी को मिलने चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिए। Italy couldn't forget that it was ignored in the Treaty of Versailles। अब जो है इटली नहीं भूल सका था कि वर्सलाइज की संधि में इटली को किस तरीके से इग्नोर किया गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्टेड दिस फर्स्ट नेशनलिज्म एंड adopted imperialist policies। On the other hand, from Asia, Japan too gave to the imperialism. Thus, world peace war was in danger। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्टवाद दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई, और दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हो गया। इस प्रकार से विश्व शांति खतरे में पड़ गई। फिर अब आएगा सेकंड कारण क्या था, ग्रुपिज्म, गुटबंदियाँ। राष्ट्रों में क्या हो गया, अलग अलग राष्ट्र बट गए, राष्ट्रों में गुटबंदियाँ हो गई। देखिए, सिंस फ्रांस was always afraid of Germany after the First World War, it entered into a treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ वह मैत्री समझौता किया। किसने किया, जर्मनी ने। इटली साइन ट्रीटी विद चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, टर्की एंड ऑस्ट्रिया। इटली ने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ में समझौता किया। रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान। रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ में समझौता किया। इटली फॉर्म्ड द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ द जर्मनी एंड जापान। इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग से रोम बर्लिन टोक्यो दूरी की रचना की। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जर्मनी साइंड एंड नॉन एग्रेसर्स ट्रीटी विद रशिया। इंग्लैंड और फ्रांस के लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट बन गया इंग्लैंड और फ्रांस। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की। Thus, a whole atmosphere of fear spread in the whole world. These factors to give an impetus to the world war। इससे विश्व में जो है भय का साम्राज्य खड़ा हो गया और इससे द्वितीय विश्व युद्ध को और ज़्यादा परिबल मिला। फिर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मिलिटरिज्म, सैन्यवाद। On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War। जहाँ पे एक तरफ सब कोई विश्व शांति स्थापित करने में लगे हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, उसी जगह ऑन द अदर साइड यूरोप नेशन वर कम्पीटिंग फॉर अम्यूनिज्म। जो यूरोप के राष्ट्र थे वो सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। The production of more and more weapon increased in all European nation। यूरोप में हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ रहा था। वॉर वेपन बेटर देन द अदर वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। हर कोई एक दूसरे से अच्छा वॉर वेपन तैयार करना चाहता था। सम नेशन लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगेन कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। रशिया और जर्मनी ने जो है मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी स्टार्ट कर दी। ऑल नेशन बिगेन इन इंडक्टिंग मोर मैनो इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में वृद्धि की। इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। ईस्ट में क्या किया, जापान ने भी अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ाया। फाइनली और अंत में द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड बीन डिक्लेयर। द्वितीय विश्व युद्ध डिक्लेयर हो गया। व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राइड टू इक्विप देमसेल्फ विद वार वेपन्स। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हो गए। फिर अब हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रीय संघ की असफलता। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संघ की असफलता के बारे में। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई।
but neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nation of the world, nor did it have its own army to make the nation follow in principle. परंतु राष्ट्रीय संघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी, जो कि सबको संभाल सके, ऐसी कोई संस्था नहीं बन सकी. It became a supreme organization having sovereignty over other nation of the world. Nor did it have its own army to make the nation follow its principle. और या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए ऐसी कोई सेना भी नहीं थी. जो संघ बना था, राष्ट्रीय संघ, वो ना ही तो किसी के ऊपर मेन संस्था बन सकी और ना ही ऐसी कोई सेना इकट्ठी कर सकी जिससे कि वो सबको संभाल सके. मेंबर नेशन वर नॉट ऑब्लाइज्ड to take their problem to the League of Nations or to accept the judgment passed by it. सदस्य राष्ट्रीय संघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे. कई राष्ट्र तो संघ में से बाहर निकल गए थे. Many nations had moved out of the League of Nations. कई राष्ट्रीय संघ में से बाहर निकल गए थे. Initially, शुरुआत में रशिया एंड जर्मनी snapped their ties with the League of Nations. जो शुरुआत में रूस और जर्मनी राष्ट्रीय संघ का साथ छोड़ दिया. Their ties with the League of Nations later, और उसके बाद में इटली एंड जापान moved out because Italy had captured Abyssinia, Japan had attacked Manchuria, Germany had snatched away some provinces of Czechoslovakia. बाहर निकल गए क्योंकि इटली ने एब्सिनिया की आज़ादी छीन ली, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के कई प्रदेश हड़प कर लिए. फिर भी राष्ट्रीय संघ उसे रोक नहीं सका. राष्ट्रीय संघ कुछ भी नहीं कर पाया इन सब देशों के खिलाफ. द ग्रीड फॉर पावर अमंग सेवरल नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशन. इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म. दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा तथा सत्ता भक्ति राष्ट्रीय संघ, जो राष्ट्रीय संघ में क्या हुई, बलवती बनी. बलवती का मतलब स्ट्रांग बनी. सब में ग्रुप, इट कुडंट स्टॉप ग्रुपिज्म. जो लोगों के अंदर अपने ग्रुप की भावना थी उसको राष्ट्रीय संघ रोक नहीं पाया. और दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर. राष्ट्रीय संघ की यह सबसे बड़ी असफलता थी. बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज. वर्सेलाइज की संधि. द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज गॉट इट फॉर्म इन द पेरिस पीस फॉर प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेस की संधि की गई. Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pound as war fine. अब इसके लिए जब जर्मनी को ये पाया गया कि जर्मनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जर्मनी को जुर्माने के तौर पर 6.5 बिलियन पाउंड पे करने पड़े. इट्स रूरल प्रोविंसेस वॉज टेकन अवे. इसका जो रूरल प्रोविंसेस था, जो रूरल राज्य था, वो भी रूरल प्रांत था, वो भी उन लोगों ने राष्ट्रीय संघ ने ले लिया. राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट. जो यहाँ की राइन रिवर थी उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया. द सच एज अनफेयर एंड humiliating treaty was forcibly imposed on जर्मनी. इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई. द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस्ड टू रिजेक्ट इट. जो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने का आह्वान कर दिया. देयरफॉर पीपल ऑफ जर्मनी वाज एनकरेज टू फाइट वॉर. उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन भी मिला. ऑन द अदर साइड जापान वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विद दिस ट्रीटी. और दूसरी तरफ जो जापान था वो भी संधि से संतुष्ट नहीं था. दस ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज वॉज अनजस्ट टू मैनी नेशन. इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्सेल्स की संधि थी वो बहुत सारे राष्ट्रों के लिए अन्यायपूर्ण थी. दिस ट्रीटी प्लांटेड द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इसी संधि के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज छुपे हुए थे.
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हिटलर लेड टू फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में शामिल था, उसे माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव जो है वो एडोल्फ हिटलर ने ही रखी थी। ही हैड अ फियर्स नेशनलिस्ट एंड मिलिटरिस्ट नेचर। जो हिटलर था वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था। दैट्स वाई, इसीलिए ही विश्ड द यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मनी एट एनी कॉस्ट। इसीलिए वो जर्मनी में किसी भी कीमत पर यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी रखना चाहता था। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इम्पेरियलिज्म was Austria. Along with Germany army, he entered Austria on 12th March 1938. हिटलर के साम्राज्यवाद का जो सबसे पहले शिकार बना था वो था ऑस्ट्रिया। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था। कब किया था? 12 मार्च 1938 को। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ म्यूनिच Convention, Germany had captured Czechoslovakia. After that, he had captured the Mammal port of Lithuania in March 1939. Thus, a grand German nation was created by Hitler. His imperialist policy was the main cause of the Second World War. उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मैमल बंदरगाह पर अधिकार किया गया। फिर इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का सृजन हिटलर ने किया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। फिर हम पढ़ेंगे जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज। जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। The above mentioned cause had made the whole world to sit on a heap of ammunition. उपयुक्त सभी जो कारण थे समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर ला करके बिठा दिया था। समस्त विश्व को बारूद के बहुत बड़े ढेर पर ला दिया था। जो ये सारे कारण बताए, ये एक बारूदी चिंगारी थी जिसके ऊपर सभी देश बैठे हुए थे। अ स्मॉल स्पार्क, एक चिंगारी की ही ज़रूरत थी, कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड। जो एक छोटी सी चिंगारी विश्व को भयानक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी इतनी ही ज़रूरत थी। एंड दिस स्पार्क, और ये चिंगारी थी, वो जर्मन अटैक, जर्मन का आक्रमण ऑन द पीसफुल पोलैंड, शांतिपूर्ण जो पोलैंड था उसके ऊपर जर्मन का अटैक। ये एक चिंगारी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को भड़का दिया। 10 वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड बिगन। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस want Germany to stop the war immediately, but Germany ignored the warning. Hence, Britain and France plugged into this war. Consequently, the war spread in the entire world. उसने द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ हुआ। किससे आरंभ हुआ? कि जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में कूद पड़े और एट लास्ट क्या हुआ? द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएं फैल गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आउटलाइन। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा। विद द commencement of the World War II, the world war again divided into two groups. अब द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। On one side was the group of allied nation, जो एक तरफ था मित्र राष्ट्र थे, led by England and France. मित्र राष्ट्रों का गुट था, कौन कौन से? इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वॉज द ग्रुप ऑफ एक्सिस नेशन, दूरी जो राष्ट्र थे, कंपेराइजिंग जर्मनी, इटली एंड जापान। जो किसके नेतृत्व में थे? नेतृत्व में जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व में दूरी राष्ट्रीय एक हो गए और इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र एक हो गए। बिसाइड दीज सम अदर फैक्टर विद वॉर ड्राइवन मेंटेलिटी हैज़ एंटर्ड इनटू दिस। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियाँ इसमें शामिल हो गई। जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। जापान ने अमेरिकन नेवी में पर्ल हार्बर पर अटैक किया। एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिटेड।
जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड, उसने अपनी तटस्थ नीति को छोड़ दिया। एंड रिटेलिएटेड, और उसने उसके ऊपर पलटवार हमला किया। रिटेलिएटेड का मतलब होगा पलटवार हमला। इट ज्वाइन द अलाइड नेशन, अमेरिका ने जो मित्र राष्ट्र को ज्वाइन किया। दस मेकिंग इट्स स्ट्रॉन्गर, इससे मित्र राष्ट्र जो और ज़्यादा मजबूत बन गए। व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन इट फुल स्विंग, जब द्वितीय विश्व युद्ध इसकी पूरी चरम सीमा पे था, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन 2 जापानीज सिटीज़, तो अमेरिका ने 2 जापानी सिटी पर अपने एटम बम डाल दिए। कहाँ कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर, किस लिए? जिससे कि जापान और दूसरी जगह ना जा सके और ज़्यादा विश्व युद्ध को फैला ना सके। 1,24,000 जापानीज सिटीज़ लॉस्ट देयर लाइफ एंड देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शंस। जापान सफर्ड एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू एन एंड। देखिए, जब ये जो घमासान युद्ध चल रहा था ना, उस समय क्या किया? जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन 2 नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान के 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और वहाँ पे क्या हुआ? महाविनाश हुआ। और इसी के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। फिर हम पढ़ेंगे आगे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इमीडिएट इफेक्ट। अब जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसका परिणाम तो होगा ही। अब यहाँ हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और उसके तात्कालिक परिणाम क्या हुए, एट ए टाइम क्या क्या उस समय इफेक्ट हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आएगा आर्थिक कारण, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम हमें पता है कि जब युद्ध होता है तो कि सारी की सारी धनराशि जो है वो वेपन्स बनाने में लग जाती है, कितने सारे लोग मारे जाते हैं, कितनी सारी सिटीज़ बर्बाद हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होगा। सबसे बड़ा होगा इकोनॉमिक इफेक्ट। दिस वॉर हैज़ कॉज्ड हॉरेंडियस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। ऑल द इन्वॉल्व्ड नेशन हैड इंक्वायर्ड हुज एक्सपेंसेस। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों ने बेशुमार खर्चा किया था। America had spent $350 billion and other nation had spent more than $1,000 billion. अमेरिका ने $350 बिलियन और जो दूसरे जो देश थे, राष्ट्र थे, उन्होंने भी हजारों बिलियन डॉलर खर्च किए। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू, और उसी समय वहाँ पे इतनी ही मूल्यवान संपत्तियों का नाश भी हुआ। जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी उनका भी वो भी ख़त्म हो गई। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी one can't imagine. The nation of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. इंग्लैंड ने 2,000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन। शस्त्र ही बना किए। सो देयर वॉज अ स्केर्सिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स, और इसीलिए वहाँ पे जो ज़रूरतों को पूरा करने के ज़रूरतों को जो पूरा करे उसका भी बहुत अभाव हो गया था। पूरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, बेसिक नीड्स जो होती है वो। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, जो उत्पादन हो गया वो कम हो गया। इन्फ्लेक्शन इंक्रीज्ड, जो अवमूल्यन है वो बढ़ गया। इन्फ्लेक्शन इंक्रीज हो गया। पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड, अब लोग जीने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने लगे। देयर वॉज स्केर्सिटी ऑफ नेसेसरी गुड इन द मार्केट, जो ज़रूरत का सामान था उसका भी मार्केट में अभाव हो गया। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शैटर्ड, अब जो इकोनॉमी की लाइफ थी, जो आर्थिक जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया। एज अ रिजल्ट द नेशन ऑफ वर्ल्ड वेयर pushed into economic depressions. There were major changes in the world politics and economy. के परिणाम स्वरूप क्या विश्व के राष्ट्र महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के युद्ध में परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। फिर हम पढ़ेंगे अब किस में चेंज हुआ, कम्युनिज्म इन चाइना, चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना।
Many nations of the world were impressed by the way of Russia and had made a fast progress with its communist measure. With the Bolshevik Revolution, China too was impressed. Japan had become weak after the Second World War. Under these circumstances, its control over China had receded. Taking advantage of this, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of a revolution in China. रूस में भी बोल्शेविक क्रांति ने साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र जो है उससे इफेक्टिव प्रभावित हुए और इससे चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, छीन हो गई। जापान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। किसका? जापान का प्रभाव चीन पर से घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अब थर्ड पॉइंट है इसका परिणाम में द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वार लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शीत युद्ध, कोल्ड वार का जन्म और दूरगामी परिणाम। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू सुपर पावर, आई अमेरिका एंड रशिया। अब जो विश्व है वो दो सुपर पावर में बढ़ गया था, अमेरिका और रशिया। ड्यूरिंग द वॉर में युद्ध के दौरान बोथ द नेशन वर फ्रेंड, दोनों राष्ट्र दूसरे के दोस्त थे। बट आफ्टर द वार, लेकिन युद्ध के बाद में द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट इंक्रीजिंग। इन दोनों के जो ओपिनियन में उनमें काफ़ी सारी असमानताएं आ गई। Thus, the Democratic America and the Communist Russia became a mutually opposite group. और लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हो गए। अदर स्मॉल नेशन ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन दीज टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और जो दूसरे राष्ट्र थे उन्होंने भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर दिया, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार। द वॉर ऑफ वर्ड एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज दैट both superpower initiated in order to support or oppose each other opinion created at the atmosphere of Cold War. Many a time the situation for the third war seemed to be created. दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन युद्धों और विचारों को अपनाया उनसे शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन हुआ और इससे कई बार ऐसा लगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, होते होते बच गया। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, जिसका ये निशान है, संयुक्त राष्ट्र का ये प्रतीक है। At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace, but the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a फेलियर। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। भले राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई पर वो क्या हो गया, फेल हो गया और इसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। Yes, At the end of World War II on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace. इस जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और उसका पर्पस क्या था, शांति की स्थापना, सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड को एक्सिस्टेंस इन द वर्ल्ड। इट्स हेडक्वार्टर वॉज टू बी अ न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का न्यूयॉर्क में। ये देखिए संयुक्त राष्ट्रीय संघ का यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ये रहा संयुक्त राष्ट्रीय संघ का हेडक्वार्टर, जहाँ पे सभी राष्ट्रीयों के झंडे लगाए गए हैं, फ्लैग्स लगाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। अमेरिका अफोर्ड्स to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ उसी समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड द 4 important announcement regarding freedom while giving his message to American Congress with the intention of women freedom, peace and security.
अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो जब लगा उसी समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का काम चल ही रहा था। मानव स्वतंत्र शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की। वो महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कौन कौन से थे देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, विचार और वाणी की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया। फिर देखिए, लेटर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल prepared a 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known at Atlantic एग्रीमेंट। उसके बाद में जब ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए, उसके बाद में राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर 8 मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया, जिससे अटलांटिक दस्तावेज या फिर अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। द एग्रीमेंट इंक्लूडेड मैटर लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्ममेंट। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की सुरक्षा, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, निशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया। डिसआर्मेंट का मतलब निशस्त्रीकरण, कोई भी अपने शस्त्रों का निर्माण अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। देन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस विच केम टू बी नॉन एज मॉस्को डिक्लेरेशन। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में भी जाना गया है, मॉस्को डिक्लेरेशन। इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। The representative of 15 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington. On October 24, 1945, the 51-member nation declared the establishment of United Nations. India is also a part of it. Since then, 24th October is celebrated as United Nations Day all over the world. Presently, 193 nations are members of the United Nations. 1943 के नवंबर में तेहरान में 3 मानधाताओं की परिषद आयोजित की गई। वाशिंगटन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया और 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश होता है। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में बनाया जाता है और प्रेजेंट में ये है 193 राष्ट्रीय सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र उसके अंदर अभी 193 राष्ट्रीय सदस्य है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। The structure adopted by the United Nations to achieve its aim included 6 organs. संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया उसके 6 ऑर्गन्स है, जिसमें देखिए फर्स्ट जनरल असेंबली सचिवालय, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल सामान्य सभा, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक समिति, फिर फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल अभिभावक समिति, इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस अभिभावक समिति और सेक्रेटरीज, इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस और सेक्रेटरीज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हांग, नीदरलैंड। ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग शहर में है और उसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य जो कार्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। फिर अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य। सबसे फर्स्ट होगा जनरल असेंबली।
सामान्य सभा। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली। इट इंक्लूडेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर्स नेशंस। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है सामान्य सभा। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ईच कंट्री इज काउंटेड। लेकिन इलेक्शन के दौरान हर एक राष्ट्र से एक ही वोट काउंट किया जाता है। फर्स्ट, इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्टेड और रिकमेंडेड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है। सेकंड, इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेटेड द एक्सपेंसेस। महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना। थर्ड, इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशन, ह्यूमन राइट, डिसआर्ममेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर। राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण और राष्ट्रीय और सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती रहेगी। राष्ट्रों के जो भी प्रश्न होते हैं इनके मित्र राष्ट्रों के उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का प्रयास करती है। डिसीजन आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर। सामान्य मामलों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। जो सामान्य मामलों में जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो इसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। और सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा समिति भी कह सकते हैं। ये उसका साइन है, चार्ट ऑफ वेटो पावर यूज्ड टिल 2006 बाय परमानेंट मेंबर नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा समिति। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर ऑफ दिस विज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य है। Other 10 countries are not permanent member. They are elected for a term for 2 years by the General Assembly. और जो इस समिति में जो बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनको हर 2 साल में जनरल असेंबली में चुना जाता है। दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रिमेंडियस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं। इट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट ऑफ द नेशन पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन एंड मेडिएशंस। राष्ट्रों के सब किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समझौता, जांच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीकों से यह प्रश्नों का हल करती है। When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it can take a decision on that. किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी अगर स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर कोई एक भी ऐसा बोल दे कि नो मेरे को ये मंजूर नहीं है, तो उसके ऊपर फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डेनी। और इसे हम वीटो के नाम से, इस जो 5 परमानेंट मेंबर्स का जो पावर है, शक्ति है, उसे हम वीटो के नाम से जानते हैं। और राइट टू डिने, जिसे ना करने का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। रशिया हैज़ यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है। फिर अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड ECOSOC, ECOSOC. There are 54 members in it. The General Assembly appoints 2/3 of its retiring member for 3 years. इस समिति को इकोसॉक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। दिस काउंसिल ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस
of religion, caste, region. This council and its sub-council work all over the वर्ल्ड। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उप समितियाँ विश्व भर में कार्य करती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम WHO के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे ये इनके सिंबल्स दिए गए हैं। 3.7 FAO, ILO, यूनिसेफ और यूनेस्को के ये सिंबल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें देख करके अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर देखिए इनके वर्क हम देख लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। FAO हेल्प Food and Agriculture Organization help to improve agriculture production, forestry and fisheries and raise the nutrition level। यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। फिर है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रोवाइड राइट एंड जस्टिस टू लेबरर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करती है। फिर है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड undertake child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing nutritional food and education। विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की प्रवृत्तियाँ करती है। फिर है यूनेस्को United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization work to improve the cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of people through education, providing justice, education, science and cultural resources। यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। Beside these, there are sub council and regional councils which undertake various activities। इसके अतिरिक्त उसकी उप संस्था और प्रादेशिक समितियां भी है जो अलग अलग कार्य करती है। फिर अब हम पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभिभावक समिति। There are 5 permanent member nation in this council। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। The representatives selected by the General Assembly are included here। It oversees matter pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate। Also nation defeated in the Second World War as well as its social, economic, political development। जो अभिभावक समिति है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये 5 मेंबर इसमें राष्ट्रीय होते, 5 राष्ट्रीय मेंबर हैं। उसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले इसे मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य किसका था? वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। फिर बना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ हैग, नीदरलैंड। इसका हेडक्वार्टर जो है हैग, नीदरलैंड में है। देयर आर 15 जज इन इट। इसके अंदर 15 जज हैं हु वर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर, जो कि हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर, 9 साल के लिए जिन्हें अपॉइंट किया जाता है। इट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, गिव्स वर्डिक्ट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव लीगल एडवाइसेस। राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तो उनका फैसला भी ये करती है और कानूनी सलाह देने का कार्य भी करती है। फिर है सेक्रेटरीज। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड सेक्रेटरीट्स। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर। सामान्य सभा और अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 साल के लिए करती है। Secretaries, administrators, assistant, translator and expert are also appointed to help the Secretary General. The Secretaries is situated in New York. The United Nations has constantly been making effort to establish world peace, world unity and
टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय जो है न्यूयॉर्क में है। विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।